मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर द्विवेदी युग। द्विवेदी युग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। साथियों, पहले मैंने बहुत सारे वीडियो आपको डाल दिए हैं। जो पहले बार अगर चैनल पर आया है कोई भी स्टूडेंट, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन आपको कर लेना है। मित्रों मित्रों हो सकता है मेरे से थोड़ा सा वीडियो डालने में विलम्ब हो जाए, लेकिन साथियों आपका साथ मैं जरूर नहीं छोड़ूंगा, इसका विश्वास आपको रखना है। मेरे मित्रों, आपको यही साथ आगे तक कंटिन्यू अगर आपने रखा तो निश्चित रूप से इस तरह के नोट्स जो है मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपको मिलते रहेंगे और आप करते रहिए साथियों। तो द्विवेदी युग की हम लोग अगर बात करते हैं तो ये 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक इसका समय रहा है। और इस युग का जो नामकरण किया गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर किया गया है। ये बात आपको 100% याद रख लेनी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उधर से जो है जो भारतेंदु युग है, वो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए थे उनके नामकरण पर किया गया है साथियों। ठीक है, तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं कि जो डॉक्टर नगेंद्र है उन्होंने इस काल को जागरण सुधार काल कहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि द्विवेदी युग को किसके द्वारा जागरण सुधार काल कहा गया? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। और डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नामकरण दिया? तो जागरण सुधार काल इसको कहा गया है। ये बात आप इसमें से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मेरे मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा, हिंदी काव्य की नई धारा नाम से इसको पुकारा है। तो ये बात भी आपको याद होना चाहिए। पहली बात तो ये याद होना चाहिए कि द्विवेदी जो युग है उसका नामकरण किसके आधार पर किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको क्या कहा? जागरण सुधार काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा? हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। इसके बाद में आगे बात करेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो है द्विवेदी युग के काव्य को आदर्श, डॉक्टर गणपति चंद्र जो गुप्त हुए उन्होंने द्विवेदी युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा। आदर्शवादी परंपरा, आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा द्विवेदी युग को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को हिंदी काव्य की नई धारा कहा, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा है। ये आपको तीनों बातें याद अच्छे से होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, इस युग में यानी कि द्विवेदी युग में गद्य पद्य दोनों की प्रकार के काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों ये बात आप याद रखना, द्विवेदी युग में जो भी गद्य पद्य के जो काव्य रहे हैं उनमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आगे है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में निम्नलिखित दो संस्थाएं स्थापित हुई थी जिनके द्वारा हिंदी के विकास को नई दिशा प्राप्त हुई थी। एक संस्था है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 1893 में इसकी स्थापना हुई, और दूसरे सरस्वती पत्रिका जो मासिक पत्रिका थी जिसकी 1900 में ये पत्रिका निकली थी। ठीक है, तो पहले बात करेंगे नागरिक प्रचारणी सभा। नागरिक प्रचारणी सभा पर एक क्वेश्चन आता है साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में। कहाँ पर हुई? काशी में। और तीन विद्वानों के द्वारा प्रयास करके किया गया था। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और है शिव कुमार सिंह। ठीक है, SRS, SRS। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन तीनों ने ही इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और पहले जो इसके संस्थापक थे वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास को ही माना जाता है, जहां तक मैं सही हूँ, शायद यही होंगे, आप भी ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, इस सभा द्वारा, किस सभा द्वारा? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा मूल्यवान हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया जाता था। ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। इसका जो वास्तविक गठन हुआ है वो 16 जुलाई 1893 हुआ। ये बात अच्छे से, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं ये थे राधा कृष्ण दास, ये ध्यान दे लीजिए भाई। ठीक है, तो 16 जुलाई 1893 में इसकी स्थापना हुई, वास्तविक गठन हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो राधा कृष्ण दास थे।
आगे बात करेंगे यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के बारे में। अब सरस्वती पत्रिका जो है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सरस्वती पत्रिका क्या थी? इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था। ये बात आप अच्छे से याद रखना। सरस्वती पत्रिका का जो है साथियों, प्रकाशन का जो निश्चय है वो एक बंगाली सज्जन थे, चिंतामणि घोष। क्या नाम था उनका? चिंतामणि घोष, उनके द्वारा किया गया, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्व अधिकारी यानी कि वो मालिक थे। स्वत्व अधिकारी वो मालिक थे साथियों, चिंतामणि घोष। आगे बात करेंगे, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन साथियों 1900 में शुरू हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ? सर्वप्रथम 1900 में शुरू हुआ था। किसका? सरस्वती पत्रिका का। आगे बात करते हैं, इसका 1 वर्ष तक संपादन कार्य संपादक मंडल के द्वारा किया गया। संपादक मंडल में कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। मित्रों ये याद रखना है आपको, क्योंकि पूछ लिया जाता है सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में से निम्न में से कौन नहीं थे। इस तरह का प्रश्न आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन थे संपादक मंडल में सरस्वती पत्रिका के? 1 वर्ष तक इस मंडल ने इसका संपादन किया था। बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं साथियों, 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले को ही इसका संपादन कार्य सौंप दिया गया। कब की बात है? 1901 ईस्वी में। कौन बने? बाबू श्याम सुंदर दास, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में दिया गया। अब बात करते हैं 1901 के बाद में 1903 से लेकर के 1920 तक की बात करेंगे। तो 1901 से लेकर के 1920 तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके क्या रहे? संपादक रहे। अब आगे बात करते हैं 1920 से लेकर के 1947 तक कौन इसके संपादक रहे? पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे थे। तो मित्रों ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1903 से 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादक कौन रहे थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और 1920 से लेकर के 1947 तक कौन रहे? पंडित देवीदत्त शुक्ल रहे हैं। और 1901 में कौन बने? बाबू श्याम सुंदर दास, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इसके अकेले संपादक बन गए थे। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश किस पत्रिका को कहा गया है? सरस्वती पत्रिका को कहा गया है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आगे है साथियों, यह एक मासिक पत्रिका थी। कौन सी? सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका रही है। प्रारंभ में इसका प्रकाशन काशी से हुआ था, और बाद में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जब इसके बने संपादक तो उन्होंने इसका प्रकाशन कहाँ से किया था? इलाहाबाद से किया था। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां। द्विवेदी युग की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी विशेषता हैं साथियों, उन विशेषताओं के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है द्विवेदी युग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन इसी विशेषताओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। तो कौन कौन से प्रश्न हैं? इतिवृत्तात्मकता साथियों, पहली विशेषता इतिवृत्तात्मकता, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आती ही आती है। निम्न में से द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। तो साथियों पूरी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। जो जो बातें मैं बताऊंगा, एक तो इतिवृत्तात्मकता आपको ध्यान रखनी है। इतिवृत्तात्मकता जो विशेषता है वो किसकी है? द्विवेदी युग के है। फिर आगे बात करते हैं अतीत का गौरव गान। अतीत का नहीं, पास्ट का गौरव गान यहाँ किया गया है। देश प्रेम की भावना है, नैतिकता और आदर्शवाद इसमें देखा जाता है। खड़ी बोली की प्रधानता, आपको पता ही है गद्य पद्य दोनों लिखे गए हैं खड़ी बोली में। फिर है विषय वैविध्य, ये काव्य रूपों की विविधता इसमें देखने को मिलती है। छंद वैविध्य देखने को मिलता है। भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया बिल्कुल 100% देखने को मिलती है। राष्ट्रीयता की भावना भी यहाँ देखने को मिल जाती है। आगे है 10वें नंबर पर सामाजिकता की भावना, यानी कि सामाजिक समस्याओं का चित्रण इस काल में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। पुनरुत्थान की भावना देखने को मिली। आगे है नीति और आदर्श का निरूपण यहाँ देखने को मिलता है। नारी महिमा, नारी महिमा और महत्ता यहाँ पर बहुत तगड़ी देखने को मिली है साथियों। 14 नंबर पर हास्य व्यंग्य काव्य, ये प्रबंध और खंड और मुक्तक तीनों प्रकार का लेखन यहाँ देखने को मिला है। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, फिर है प्रकृति वर्णन और फिर है अनुदित रचनाएं। साथियों ये पूरी की पूरी जो प्रवृत्तियां हैं,
पूरी की पूरी यहाँ पर जो है जितनी भी विशेषताएं द्विवेदी युग के संबंधित है, वो विशेषताएं एकदम मैंने एक साथ कंप्लीट आपको दे दी है साथियों। आप निश्चित रहिए, मेरे पास टाइम का अभाव होता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जो है वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पाता हूँ और बना नहीं पाता हूँ, इस वजह से वो डल नहीं पाते हैं साथियों। इसलिए नहीं तो बिल्कुल 100% आपका सिलेबस होगा, बस वैकेंसी को आ जाने दो। वैकेंसी आ गई, ये मान लेना बहुत तगड़े रूप में हम लोग बहुत फास्ट गति से पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है, क्योंकि मुझे भी चिंता हो जाएगी फिर। देखिए, पहली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, दूसरी अतीत का गौरवगान, फिर है तीसरी देश प्रेम की भावना, चौथी है नैतिकता व आदर्शवाद, फिर है खड़ी बोली की प्रधानता, छठी है विषय वैविध्य, काव्य रूपों की विविधता, फिर है छंद वैविध्य। ये सारी विशेषताएं किसकी पढ़ रहे हैं? द्विवेदी युग की। आगे है भारत हिंदू युग की प्रतिक्रिया, फिर आगे है राष्ट्रीयता की भावना, फिर है सामाजिकता की भावना, पुनरुत्थान की भावना, 12 नंबर पर नीति और आदर्श का निरूपण, 13 नंबर पर नारी महिमा का महत्व। साथियों, इतनी विशेषताएं आपको कहीं मिलेगी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी बाहर जाने वाला नहीं है यहाँ से। 11 14 नंबर पर हास्य व्यंग्य की काव्य, प्रबंध और खंड मुक्त तीनों प्रकार का काव्य यहाँ पर देखा गया है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा यहाँ पर लगी हुई थी, प्रकृति वर्णन देखने को मिला और अनुदित रचनाएं यहाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। द्विवेदी युग का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है साथियों, ये भी आप लोगों को थोड़ा देख लेना है। द्विवेदी मंडल के कवि या अनुशासन की धारा के कवि, फिर है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि और स्वच्छंदता धारा के कवि देखने को यहाँ पर मिलेंगे आपको। अब बात करेंगे साथियों यहाँ पर हम लोग द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में कौन कौन से या द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से रहे हैं, उनके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि कौन कौन से रहे। इनको हम लोग अनुशासन धारा के कवि भी कहते हैं। तो द्विवेदी जो मंडल है या द्विवेदी युग है, उसमें कौन कौन से कवि रहे, लेकिन द्विवेदी मंडल को ज्यादा हम प्राथमिकता देंगे। तो सबसे पहले तो देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आ जाता है, वो थे 1864 से 1938 तक। फिर आते हैं मैथिली शरण गुप्त, वो 1886 से 1964 तक रहे। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद, 1865 से लेकर के 1947 तक रहे। सियाराम शरण, फिर पंडित श्रीधर पाठक 1859 से 1928 तक रहे। फिर है रामचरित उपाध्याय, ये 1872 से 1938 तक रहे। और लोचन प्रसाद पांडे 1886 से 1959 तक रहे। तो साथियों, इस तरह से ये द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं वो 7 हैं यहाँ पर, और ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से हैं साथियों? ये द्विवेदी मंडल कवि एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, पंडित रामचरित उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे। आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। अब है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, लेकिन ये स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं, आते द्विवेदी युग में ही है, लेकिन ये स्वच्छंद धारा के कवि थे, इन्होंने किसी को लाग लपेट नहीं रखा, बस धड़ाधड़ लिखते गए। आएंगे द्विवेदी युग में, ये बात ध्यान रखना भाई, लेकिन द्विवेदी मंडल के कवि वो थे, आएंगे ये भी द्विवेदी युग में। तो देखिए ये कौन कौन से थे, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे लेकिन द्विवेदी युग में थे। पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, पंडित नाथुराम शर्मा और पंडित रूप नारायण पांडे। तो साथियों, ये सारे के सारे जो 7 कवि हैं, ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे, लेकिन थे द्विवेदी युग के। क्यों थे? क्योंकि ये स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं, इन्होंने स्वतंत्र रूप में लिखा है। तो कौन कौन थे? पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन और पंडित नाथुराम शर्मा, पंडित रूप नारायण पांडे। तो मित्रों, आज हम लोगों ने द्विवेदी युग के बारे में सब कुछ पढ़ा, और अब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपके द्विवेदी मंडल के पहले कवि का, और वो होंगे जिनके नाम पर हमने द्विवेदी युग का नाम रखा, वो होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो अगले वीडियो में देखेंगे साथियों। तो साथियों, आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए और आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है साथियों। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।